जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। अभी उदयपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी जिसमें 2 लोगों ने एक आदमी का कत्ल कर दिया। बड़ी गंदी घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम उसकी कड़ी निंदा की, हमने मांग की भाई दोषियों को सजा दो। जब पुलिस दोषियों को पकड़ने पहुंची तो पता चला अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन 2 लोगों जिन्होंने कत्ल किया था इतना दर्दनाक तरीके से, उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर 2 दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है। वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। वो बताते हैं कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता निकला। आज मैंने यहां आने के पहले, आप लोग भी करना, एक गूगल करना, रेपिस्ट्स इन बीजेपी, एक बड़ी लंबी लिस्ट आती है। बीजेपी के अंदर कौन कौन बलात्कारी हैं, उनकी लंबी लिस्ट आती है। तो मैंने आप लोगों की कईयों की पुलिस वो देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। आप लोग कहते थे बीजेपी लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, बलात्कारियों की पार्टी है। इसमें अब आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। पूरे देश में इन्होंने बड़े बड़े जिला ऑफिस खोले हैं। अब समझ में आया किस लिए खोले हैं। कहीं किसी जिले में कोई अपराध हो जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सबसे पहले अगर वहां की पुलिस इनके जिला ऑफिस पे रेड मार दे, अपराधी वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा आपको अपराधी। कहीं कोई बलात्कार हो जाए, बीजेपी में मिलेगा। उदयपुर हत्याकांड में जिस कातिल का पाकिस्तान से तार जोड़ा जा रहा था, उसका पहले से ही तार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, उदयपुर और जम्मू में पकड़े गए आतंकवादियों का बीजेपी से कनेक्शन रहा है। जम्मू के रियासी में 2 आतंकी तालिब हुसैन और फैजल अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हमले की प्लानिंग बना रहे थे। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। इनके पास से 2 AK-47, 7 ग्रेनेड और पिस्टल बरामद हुई है। बाद में छानबीन हुई तो तालिब हुसैन बीजेपी का सदस्य निकला। आतंकवादी तालिब हुसैन बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चे के सोशल मीडिया सेल जम्मू का चीफ रहा है। कहा जा रहा है कि इसने 1 महीने पहले ये पद छोड़ दिया था। दूसरी वारदात उदयपुर की है। नूपुर शर्मा मसले से जुड़े उदयपुर हत्याकांड को पूरे मुल्क ने एक सुर में आतंकी वारदात कहा था। उस आतंकी वारदात में शामिल रियाज अटारी भी बीजेपी से जुड़ा रहा है। बड़े बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसने कुछ ही दिन पहले बीजेपी छोड़ दी थी, ठीक वैसे ही जैसे महात्मा गांधी के कत्ल के पहले उनके कातिल ने आरएसएस छोड़ दी थी। बीजेपी वाले अपने पोस्ट होल्डर को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी सुंघाते हैं कि वो सब बीजेपी छोड़ते ही उदयपुर जैसा खतरनाक कांड को अंजाम दे देते हैं या अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने की चाल चलने लगते हैं। उदयपुर कांड के बाद अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश इसलिए बन रही थी कि एक नाजुक मसले पर देश के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा सके। तो दोस्तों, जम्मू और उदयपुर के 2 आतंकी वारदात, ये सारा सियासी तमाशा फर्जी राष्ट्रवादी दल की साजिश है। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है। इस तरह हिंदू मुसलमानों से नफरत करेंगे
और मुसलमानों के खिलाफ गोल बंद होकर इस फर्जी राष्ट्रवादी पार्टी को वोट देंगे। ये राष्ट्रवादी नहीं, सत्ता के डाकू हैं। ये हिंदूवादी नहीं, हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पर बेवकूफ बनाकर उन पर हुकूमत करने वाले इन्वेडर्स हैं। अंग्रेजों के ये सस्ते जासूस सत्ता की लालच में हमेशा मुल्क के साथ गद्दारी करते आए हैं। ये पार्टी नहीं, ठगों का गैंग है। इनसे बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है। दरअसल जब निकम्मे नेता कुर्सी पर सिर्फ इसलिए चिपक कर बैठे हों कि देश को राजधर्म से नहीं मजहब के डंडे से हाँकना है, तब यही चिपकू नेता मुल्क की हर अहम इंस्टीट्यूशन पर करप्ट, नाकारा और चापलूस ऑफिसर्स को बिठा देते हैं और देश में अनस्टेबल केओस का दौर आना तो फिर लाजमी ही होता है। इस केओस यानी अराजकता के दौर में बहुतों की हालत उस घोड़े की तरह है जिसे महंगाई और जुल्म के चाबुक से सिर्फ हाँका जाना है। इस अराजकता का असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ा है। अनस्टेबल केओस और मंदी में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। भारत के विदेशी कर्ज में करीब 2 लाख करोड़ की उधारी उस अमेरिका से भी है जिसने मोदी सरकार को मुस्लिम माइनॉरिटीज पर हो रहे जुल्मों को लेकर आईना दिखाया था। मौजूदा सरकार का जवाब भी काफी अजीब है, क्योंकि जर्मनी में जाकर डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच की दुहाई देकर आए प्रधानमंत्री की सरकार एक पुलित्जर विनर फोटोग्राफर को पेरिस जाने से रोक देती है, क्योंकि उसे अपनी पोल खुल जाने का डर है। दिल्ली की कोर्ट से 4 बजे आने वाला ऑर्डर किसके इशारे पर देर शाम को आता है, ताकि मोहम्मद जुबैर को हाईकोर्ट की चौखट पकड़ने से रोका जा सके। न्यायपालिका भी राष्ट्रवादी दल के एजेंडे पर चलने को मजबूर है। सत्ता का खौफ है कि ईडी, आईटी की रेड ना पड़ जाए। महाराष्ट्र में हुए सियासी तमाशे पर फैसला देने वाले जस्टिस सूर्यकांत पर 2012 में गैर कानूनी प्रॉपर्टी डीलिंग के इल्जाम लगे और 2017 में पंजाब के एक कैदी ने उन पर जमानत के लिए रिश्वत के इल्जाम लगाए। फिर सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर उनके प्रमोशन पर उसी कोर्ट के एक जज ने ऑब्जेक्शन उठाया था। यानी दबाव चारों तरफ से है। ईमानदार कौन है या करप्ट, सब लोगों पर दबाव है। यही दबाव दिल्ली के आईपीएस ऑफिसर्स पर भी है। इसीलिए अदालत के फैसले से 4 घंटा पहले आदेश को लीक कर दिया जाता है, जिससे नेगेटिव राय बनाई जा सके। शायद यही दबाव देवेंद्र फडणवीस पर भी था, जो स्टूल मंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन साहेब और शाह की जिद पर बनना ही पड़ा। और दबाव एनआईए पर भी है, जिसने उदयपुर के बर्बर कत्ल का मामला फौरन अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि कातिल बीजेपी का भी करीबी है। और दोस्तों, दबाव तो बीजेपी के आईटी सेल पर भी है, जिसने जुबैर को बदनाम करने के लिए टेक फॉग ऐप का सहारा लेकर 750 फर्जी ट्रोल्स तैयार किए और उन्हीं में से एक की शिकायत पर जुबैर की गिरफ्तारी हुई। इस चारों तरफा दबाव और एजेंडे के बीच डेमोक्रेसी के नाम पर सत्ता का सियासी तमाशा चल रहा है। और इसी सियासी तमाशे के बीच हैदराबाद में बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव बैठक में आर्थिक यानी इकोनॉमिकल और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल प्रपोजल पास किया गया है, जबकि सरकार कंगाल हो चुकी है। विदेशी कर्ज जीडीपी का 62% हो चुका है। बैंकों का एनपीए अगले साल फिर से 9% से ऊपर हो जाएगा। प्रोडक्शन पिछले 9 महीने में सबसे कम है। हेल्थ, रोजगार, एग्रीकल्चर, सब्सिडी के लिए सरकार के पास अगले साल और भी कम पैसा होगा। और अहम बात यह है कि इन सच्चाइयों के साथ वोटर के पास जाएंगे तो वोट मिलने से भी रहे। हालांकि साहेब के सलाहकार 24/7 नए झूठ गढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर साहेब के आर्थिक सलाहकार नीलकंठ मिश्रा बताते हैं कि मनरेगा में जॉब डिमांड सिर्फ 20 लाख बढ़ी है, जबकि हकीकत में ये 2.9% बढ़कर 3.16 करोड़ हो गई है। ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तो एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, दबाव है। इन्हें कहा गया है कि सरकार चलती हुई दिखे, काम होता हुआ दिखे, इसे जस्टिफाई करने का जुगाड़ लगाओ, बाकी काम आईटी सेल और दलाल मीडिया कर लेगा। आप 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का हलवा बनाओ, हम आवाम को 5 किलो राशन और कुछ खैरात बांटकर वोट ठग लेंगे।
जबकि इंडियन मार्केट से इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 2.5 लाख करोड़ निकाल लिए हैं। एफडीआई नहीं आ रहा है, सिर्फ जीएसटी बढ़ रही है। 625 सामानों को जीएसटी के 18% स्लैब में ठूस दिया गया है, क्योंकि सरकार इसी से चल रही है। जिन्होंने बैंकों का लोन दबा रखा है, जो राष्ट्रवादी पार्टी को सपोर्ट करने के बदले लोन हड़पना चाहते हैं, ऐसे लोग खुश हैं। उन्हें मंदी में डूब चुके देश की कोई परवाह नहीं। बाकी बेवकूफ बने हुए हैं, क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानते हैं ना, इस खेल को नहीं समझते हैं। और ऐसे लगभग 30 करोड़ लोगों को बहकाने और भड़काने का काम आईटी सेल और गोदी मीडिया कर रहा है। मंदी में कॉरपोरेट्स को सबसे ज्यादा नुकसान है। उन्होंने लाखों करोड़ लोन ले रखा है, यानी पैसा बैंकों का डूबना है। बैंक में मिडिल क्लास फैमिलीज की जमा पूंजी है जो डूबेगी, क्योंकि लोन चुकाने की हैसियत अब कम हो रही है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।